पास्ट पेपर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, शुरू करते हैं। मुश्किलात बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आपने वो एडवांस ग्राफिक एनालिसिस कर लिया है, तो अब बच्चों वाले सवाल लगेंगे, लेकिन वही बात है, कैलकुलेशन आपको पता है कि यार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, वो तो करना पड़ेगा। सबसे पहला जो हमारे पास इसमें सवाल इसने बोला है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या मतलब होता है, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली। ये आपका आंसर बन गया, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 2 point charges A and B are situated a distance 15 centimeters apart। इसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लीज जस्ट बी केयरफुल। 15 centimeter apart in a vacuum as illustrated in figure 5.1। okay, so 15 centimeters में given है। okay, point P lies on the line joining the charges and is a distance x, okay, from charge A। हमारे पास जो distance x वो given है। the variation with distance x of the electric field strength E at point P is shown in figure 5.2। तो ये ग्राफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का था। ये वाला मैंने वैसे भी आपको ऑफिशियली ग्राफ करवा दिया था उसके अंदर, लेकिन ये आप इसमें देखते हैं कि इसमें तबसरा करेंगे व्हाटएवर। ठीक है, अब ये हमारे पास कह रहा है बाय रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बाय रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द चार्जेस ए एंड बी हैव सेम और ऑपोजिट साइंस। अब सबसे पहली चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ प्योर वेक्टर क्वांटिटी, और इसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। नल पॉइंट तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास जो चार्जेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो लाइक चार्जेस तो है, लाइक चार्जेस के बीच में ही हमेशा हमारे पास नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो मैं इधर स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं बाय रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field has reversed direction, in the सही है। व्हाट डू यू थिंक? लाइक चार्जेस है हमारे पास इधर, क्योंकि नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? समझ गए? ठीक है, आगे चले। अच्छा, फिर मुझे कह रहा है कि स्टेट वाई ऑल्दो चार्ज ए इज अ पॉइंट चार्ज। ओके, इसने मुझे बोला है कि ये जो ए है इट इज अ पॉइंट चार्ज। The electric field strength between x is equal to 3 and x is equal to 7, यानी मुझे बोल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, जो हमारा ग्राफ है, वो बोल रहा है कि the electric field strength between x is equal to 3 centimeter and x is equal to 7 centimeter does not obey an inverse square law। अब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सोलो का ग्राफ होता, अगर एक सोलो चार्ज का ग्राफ होता, तो वो तो स्ट्रेट अवे हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता। लेकिन ये वाला जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है, ये रिजल्टेंट ग्राफ है, तो इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं electric field strength आप ये भी लिख सकते थे कि भाई एक चार्ज पर दूसरे चार्ज का इन्फ्लुएंस आ रहा है, समझ गए? इज दैट क्लियर? या आप ये भी लिख सकते थे कि आपके पास जो पॉइंट चार्जेस हैं, दे आर नॉट आइसोलेटेड इन द सिस्टम। ठीक है, समझ गए? इज दैट क्लियर? तो इधर हमारे पास 1/r² नहीं चलेगा, समझ गए? नेक्स्ट स्टेटमेंट, यूज फिगर 5.2 to determine the ratio magnitude of the charge A over the magnitude of the charge B। अब मुझे इसका रेशो निकालना है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मेरे पास एक चीज रेशो निकालने के लिए सिर्फ मेरे पास एक लोकेशन है जहां पे मैं निकाल सकता हूं चार्जेस का रेशो। वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू A मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू B एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कर सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। मेरा मतलब है डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होने चाहिए और उनके जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हम लोग इस पॉइंट पर सारे की सारी कैलकुलेशन करेंगे। इधर देख लो, सबसे पहले हमारे पास सरफेस से जो डिस्टेंस आ रहा होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ये कहां पर आ रहा है? 10 पर आ रहा है ना, तो ये कहां पर आ रहा है पॉइंट? ये थोड़ा सा पीछे है क्या, या एग्जैक्टली इधर है? आई थिंक समवेयर ओवर हेयर है। कर लूं मैं इसको मार्क? एक मिनट, मेरे पास कोई इसने वैल्यूज दी हुई हैं, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ओह माय गॉड, मेरे को बोला क्या इसमें? रेशो निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज A ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज B। तो मैं एक काम करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों की मैं एक इक्वेशन बना के बराबर करता हूँ। तो मेरे पास लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E ऑफ A शुड बी इक्वल टू E ऑफ B, ये लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? KQA ओवर हमारे पास जो है डिस्टेंस क्या लें इसके अंदर? डिस्टेंस हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, सेंटर से लेना पड़ेगा, तो सेंटर से सॉरी डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि दिस शुड बी 10 का होल स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू KQB ओवर इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा होगा? वो आ रहा है, एक मिनट, पूरा का पूरा इसने डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है 15। तो एक इसमें मसला ये कि इसने ग्राफ पहले से ही टर्मिनेट कर दिया है इधर, तो ये भी एक छोटा सा मसला आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 15 से लेना होगा ना ये पूरा डिस्टेंस, तो 5 सेंटीमीटर आएगा। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? द थिंग इज, आप एक चीज इधर नोट करो कि इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो मेरा एक पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर नल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम बी कितना होगा? फ्रॉम बी कितना होगा इसका डिस्टेंस नल पॉइंट का? 5 होगा। एग्जैक्टली सही है, क्योंकि हमारे पास इस ग्राफ के अंदर, आई मीन इस डायग्राम के अंदर टोटल डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास।
तो कैन यू सी दैट कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, जो हमारे पास जो इधर जो नल पॉइंट पे आ रहा है, वो टेक्निकली 5 होना चाहिए. इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारे पास पता है कि वो 15 तक आगे जा रहा है. ये ग्राफ इनकम्प्लीट है इस सवाल के अंदर. सो प्लीज बी केयरफुल. अगर आपने 14 लिया होता, 14 माइनस 10 करते तो गलती हो जाती है आपके पास. समझ गए? सो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पर आएगा कितना, 5 का होल स्क्वायर. ठीक है? इज दैट क्लियर? सो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस. सो इसका मतलब हो जाएगा क्यू ए ओवर क्यू बी शुड बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर. निकाल लो. मैंने सेंटीमीटर्स टू मीटर्स कन्वर्जन नहीं किए क्योंकि दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो रहा है. कितना आ रहा है आंसर? टेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 4 आ रहा है. तो रेशियो इज इक्वल टू 4. इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी. ये समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है? इज दैट क्लियर? यानी मैंने क्या किया भाई, सेंटर टू सेंटर मैंने डिस्टेंस लिया. सबसे पहले मैंने डिस्टेंस लिया इधर से लेकर इधर तक का. सही है? जो कि मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है. और दूसरा मैंने एक चीज रियलाइज की कि मेरे पास पूरा डिस्टेंस यहां तक 15 दिया हुआ है. तो इसका मतलब है कि एंड पॉइंट कहीं यहां पर होगा इसका 15. तो मेरे पास यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस आएगा वो 5 आएगा. इज दैट क्लियर? बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज दिस स्मॉल लिटिल प्रॉब्लम जो इन्होंने डाला है ताकि कंफ्यूज करें आपको. इज दैट क्लियर? समझ गए? चले आगे. तो ये तो हो गया हमारे पास. आई थिंक रेशियो आ गया हमारे पास. ये वाला सवाल तो हो गया. क्रिस्टल क्लियर हो गया? कोई मसला नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, मुझे बोल रहा है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट. इसका क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? क्या डेफिनेशन होती है? वर्क डन, मैं लिख लेता हूं इधर. सही है? ठीक है? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट. समझ गए? और अगर ये होता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता तो क्या लिखते हैं? एग्जैक्टली. हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट. Two parallel metal plates A and B are held a direction D apart in a vacuum. You can see that. सही है. हमें पता है कि इसके बीच में अगर parallel plates है तो यूनिफॉर्म फील्ड होगी. As illustrated in figure 6.1. फिर मुझे बोलता है कि plate A is earth and plate B is at a potential of plus V नॉट. ओके, ये हमारे पास गिवन है. अच्छा, इन्फिनिटी, एक बात याद रखना कि जो आपके पास इसके अंदर होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर जो इन्फिनिटी होती है वो टेक्निकली अर्थ होता है. लिखना चाहो तो लिख लो. ठीक है? अर्थ इज डिफाइंड एज इन्फिनिटी व्हेन डीलिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ठीक है? एग्जैक्टली. इसी का तो पोटेंशियल जीरो मार्क किया हुआ था. क्लियर है? अच्छा, अब जरा सुनो. पॉइंट P is situated in the center region between the plates at a distance x from plate A. We can see that distance over here. फिर बोला from plate B. The potential at point P is V. Okay. फिर ये कह रहा है on figure 6.2 your target is to show the variation with x of the potential V for values of x from x is equal to 0 to x is equal to D तक. हमारे पास पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है इधर. अब सबसे पहली चीज है कि इसके ऊपर अगर हम लोग तबसरा करें, देखो सीधी सी बात है, एक स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये स्टेटमेंट मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is equal to negative of the potential gradient. ऐसा है कि नहीं है? या मैं ये कह सकता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है कि नहीं होता है?
तो सबसे पहली चीज है कि हमें पता है कि इधर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो टेक्निकली कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट भी एक कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब मेरे पास है कि वो ऐसे जाना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ताकि कांस्टेंट आए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो ग्रेडियंट आना चाहिए पोटेंशियल का वो इस तरीके से लाइनें आनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जरा सुनो, जरा सुनो, इधर देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। मेरे पास V अगेंस्ट D का ग्राफ होगा, ठीक है? जरा सुनो, अगर मेरे पास मैंने इसका ग्राफ V अगेंस्ट D का, जरा सुनो, अगर मैंने ये ग्राफ बनाया तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरे पास यहां पे पोटेंशियल क्या है, ग्रेडियंट क्या है इसका? जीरो ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? जीरो। समझ गए? अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। कांस्टेंट तभी हो सकती है जब मेरे पास V अगेंस्ट D का जो ग्राफ होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तभी तो कांस्टेंट आएगी मेरे पास वैल्यू। तो इधर भी आ जाते हैं, इस पर्टिकुलर सवाल में हमें पता है कि एक साइड पर इस पॉइंट पे जब आप होगे तो आपके पास जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे जाके जीरो होगा, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास ग्राफ इधर से ऐसे जा रहा होगा। सही है? इज दैट क्लियर? अब आप इसमें से वेरीफाई भी कर सकते हो ना कि भाई जो इसका जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है या नहीं है। अगर इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कांस्टेंट, व्हिच मेक सेंस। इज दैट क्लियर? कर्व तो नहीं हो सकता, कर्व होता तो इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो रही होती। समझ गए ये बात? इज दिस क्लियर? ठीक है, चले आगे। ये भी हो गया। अच्छा, फिर ये आ गया एक सवाल, नाउ द क्वेश्चन रीड्स, two isolated solid metal spheres M and N, each of radius R, are situated in a vacuum. Okay, their centers are a distance d apart. We can see that as illustrated in figure 6.3. Okay, एक पे हमारे पास प्लस क्यू है और एक पे हमारे पास प्लस क्यू है। अब इसके बीच में हमारे पास क्या चीज एग्जिस्ट कर रही होगी? नल पॉइंट। ठीक है, each sphere has a charge plus q. Point P lies on the line joining the centers of the two spheres and is a distance y from the center of sphere M. On figure 6.4, show the variation with distance y of the electric potential at point P for values of y from y is equal to 0 to y is equal to d. यानी मेरे पास जो है इधर से लेकर इधर तक का मुझे पोटेंशियल का कर्व बनाना पड़ेगा। अब जरा इधर सुनो, सीधी सी बात है, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसके अंदर हमारे पास इन्फिनिटी नीचे की तरफ होगी और जो कर्व होगा ऊपर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये हमारे पास इन्फिनिटी लाइन से नीचे आता ये कर्व। अब इसको हमें बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल इज मैक्सिमम पॉजिटिव यानी मोस्ट पॉजिटिव ऑन द सरफेस ऑफ दिस चार्ज स्फीयर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये R पर आना चाहिए मैक्सिमम। मैं काम कर लेता हूं कि मैक्सिमम पोटेंशियल को इधर मार्क कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन हो जाएगी, एक पॉइंट इधर मार्क कर लेते हैं। सही है। फिर उसके बाद जो है मेरे पास D माइनस R का मतलब होगा कि मेरे पास ये वाला सरफेस होगा, तो इधर भी मेरे पास मैक्सिमम आना चाहिए। तो D माइनस R पे भी मेरे पास मैक्सिमम आना चाहिए, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है तो सेम ही हमारे पास उसकी पोटेंशियल की हाइट होगी। इज दैट क्लियर? याद है तो पहुंच गए। अब फिर क्योंकि दोनों चार्जेस बिल्कुल बराबर है और लाइक चार्जेस है, तो हमें पता है कि कहीं ऐसी लोकेशन भी होनी चाहिए जहां पे ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल कर्व शुड बी जीरो। तो इसका मतलब है कि एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए मिडिल में कहीं पर। तो मिडिल में कहीं पर हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट काउंट कर लेते हैं, 1
2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है कि इधर आना चाहिए कहीं पे, इस पर्टिकुलर लाइन पर मेरे पास कहीं पे ऐसा आना चाहिए, टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, सही है। अब इसके अंदर मेरे पास जो ग्रेड वो होगा, पोटेंशियल जीरो तो नहीं हो सकता इसमें बीच में, तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट कहीं पे भी लगा लेता हूँ, लेट्स सपोज इधर लगा दिया, और फिर मेरा कर्व बन जाएगा इधर इस तरीके से, दिस इज द कर्व, सही है। और अगर ये नेगेटिव चार्जेस का होता, दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव चार्जेस, अगर नेगेटिव चार्जेस का होता तो ये कर्व उल्टा बनता हमारे पास, क्योंकि अट्रैक्शन का ग्राफ होता, ये तो रिपल्जन का ग्राफ है। ये लाइक चार्जेस है, तो ये ऐसे ग्राफ बेटे पहली बात तो ये है, जरा सुनो, लिसन, सबसे पहली चीज है ये पोटेंशियल का ग्राफ है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन तो रिवर्सल का तो चक्कर ही नहीं है इधर, ये बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? वैसे टेक्निकली जो आप मुझे बोल रही थी ना कि सर वो ग्राफ करवा दें, जो आपने मुझे बोला था वो यही वाला तो ग्राफ था, समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? एक काम करो, लिसन लिसन, मैं आप लोगों को अभी एक टास्क दे रहा हूं, एक काम करो कि ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया ना, ये मैं लिख रहा हूं, दिस इज फॉर 2 लाइक चार्जेस, और यहां पर हमारे पास है पॉजिटिव चार्जेस, ये पोटेंशियल का ग्राफ है। लेकिन इसने हमें एक चीज बोला है कि मुझे पूरा डी तक भी बनाना है, 0 से लेकर डी तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है कि भाई मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द स्फीयर क्या होती है? 0। तो इसका मतलब है 0 अगर होगी तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए। तो वो फ्लैट कैसे होगा हमारे पास? ऐसे होगा, सही है? इज दिस क्लियर? और यहां पर डी तक ऐसे चला जाएगा। ये बात समझ में आई? कनेक्ट करो इसको, थोड़ी देर सोचो, इस पर तबसरा करो कि डज इट इवन मेक सेंस? इट डज मेक सेंस। मुझे एक बात बताओ, इधर देखो जरा, ये पोटेंशियल का कर्व है कि नहीं? ये पोटेंशियल का कर्व, सबसे पहली चीज है कि यहां पर हम इनसाइड द स्फीयर होंगे। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 तभी हो सकती है जब मेरे पास इसका ग्रेडियंट 0 होना चाहिए पोटेंशियल कर्व का, सही है? समझ गए? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? इज दिस क्लियर और नॉट? सही है। और मेरे पास नल पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है इधर, क्योंकि लाइट चार्जेस थे, सही है? नल पॉइंट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि इस पॉइंट पे अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूं तो वो ग्रेडियंट 0 आ रहा होगा, सही है? आई नो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड बट दिस इज हाउ यू डू इट। और ये वाला जो पर्टिकुलर कर्व मेरे पास बना है, ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए। अगर ये नेगेटिव चार्जेस के लिए होता तो उल्टा बनता। दोनों बना लो कर्व्स आप, ताकि आपको याद रहे, सही है? लिसन, write this statement: the potential can never be 0. Potential can never be 0. Potential can never be 0 between 2 like charges. Between 2 like charges, unless separated to infinity. समझ गए? क्लियर है ये बात कि अगर ये एक दूसरे की विसिनिटी में रहेंगे चार्जेस तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर इनको सेपरेट कर दे इंफिनिटी तक तो 0 हो सकता है। समझ गए? ये बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? और अगर ये दोनों लाइक चार्जेस नेगेटिव होते तो हमारे पास जो इसका ग्राफ होता वो उल्टा बनता, इस तरीके से बनता हमारे पास। इज दिस क्लियर? समझ गए? क्लियर है? ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर ये बोल रहा है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। The relation between electric potential at a point and the electric field strength at the point, ये भी हमें लिखना है स्टेटमेंट। क्या होगा इनके बीच में रिलेशनशिप?
अभी बताया, इतनी दफा यूज कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is always equal to the negative of the electric potential gradient. ये स्टेटमेंट होगा 2 नंबर के लिए. लिख लो प्लीज, लिख लो. हो गया? फिर ये कह रहा है two similar solid metal spheres A and B, each of radius r, are situated in a vacuum such that the separation of their centers is d. Okay, as shown in figure 6.1, we can see that. फिर मुझे कहता है the charge plus q on sphere A is larger, ये बड़ा important statement बोला इधर, then the charge plus q on sphere B. Is that clear? यानी हमारे पास एक चार्ज लार्जर है और एक चार्ज स्मॉलर है, तो नल पॉइंट किसकी तरफ ज्यादा होगा? स्मॉलर की तरफ ज्यादा होगा. यहां तक भी पहुंच गए. फिर ये कह रहा है the movable point P is located on the line joining the centers of the two spheres. The point P is the distance x from the center of sphere A. Okay, ये हमारे पास स्टेटमेंट है. On figure 6.2, sketch a graph to show variation with x of the electric potential V between the centers of the two spheres. Center से कहानी है, समझ गए? अब इसको हम लोग करेंगे. सबसे पहले हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं. अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसका ग्राफ मेरे पास नीचे आएगा या ऊपर आएगा? ऊपर आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस के लिए नीचे आता है, पॉजिटिव चार्जेस के लिए ऊपर आता है पोटेंशियल का ग्राफ. समझ गए? अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एक अपने लिए एक वो वाली लाइन बना लूं असिस्ट करने के लिए. मुझे ये मैंने एक डॉटेड लाइन इधर बना ली, एक डॉटेड लाइन इधर बना ली. सही है? अब स्फीयर ए जो है उसका चार्ज ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि उसका पोटेंशियल भी ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए. तो मैं एक अंदाजे से एक मार्क इधर लगा रहा हूं, अपनी मर्जी से एक पॉइंट इधर मैंने मार्क कर लिया. सही है? और दूसरे का जो स्फीयर बी है उसका चार्ज छोटा है, तो उसका पोटेंशियल भी छोटा रख लेते हैं. इधर रख लिया मैंने. सही है? और मैंने कहा था कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे की विसिनिटी में हैं तो हमारे पास पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता. सही है? लेकिन ग्रेडियंट जीरो जरूर हो सकता है. तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से थोड़ा सा राइट साइड पे कर लें. इधर मैं एक मार्क कर रहा हूं, एक पॉइंट इधर मैंने मार्क किया है, और फिर ये वाला पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मेरे पास जीरो ग्रेडियंट होगा, और मैं अपना कर्व बना रहा हूं इधर से एक अंदाजे से. एक प्यारा सा कर्व जाएगा. ओह माय गॉड, अबे यार इसको बनाना भी आज़ाब है. मैं एक पोजीशन ऐसे बैठा हूँ. सो लेट्स जस्ट गो ओवर हियर, और फिर यहाँ पर आए और फिर यहाँ पर आ गए. आई होप दिस इज क्लियर. नहीं, ये अभी भी सही नहीं बना है. अबे यार अब सही है? सही है, कुछ हद तक सही है. एक्चुअली अगर मैं एक काम करता हूं कि एक कर्व तो बन गया, मैं एक छोटा सा इसमें जो है ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि इसका जो ये वाला पॉइंट आ रहा है, जो हमारे पास नल पॉइंट आ रहा है, वो कहीं यहां पर है. सही है? द नल पॉइंट इज ओवर हियर. काम हो जाएगा फिर. समझ गए? तो ये आपको पेपर में कर्व्स बनवाने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सही है? समझ आ गया? इज दिस क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज है.
ये वाला तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब मुझे एक चीज़ और करानी थी कि व्हाट वुड हैपन, एक केस है कि पोटेंशियल कर्व एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में कैसे बनेगा, वो भी देख लो। सही है, वो भी देख लो। बहुत उसमें चीज़ें हैं, बहुत उसमें इंटीग्रेसीज हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। मैं एक काम कर रहा हूँ, एक केस बना रहा हूँ इधर, ये उसी की एक्सटेंशन हो रही है जो मैं बोल रहा था कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूंगा, तो वही चीज़ आ रही है इधर। एक केस है वेयर वी हैव टू अनलाइक चार्जेस, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कम कर रहा हूं, टू अनलाइक चार्जेस विथ सेम मैग्नीट्यूड। बेटे क्या हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टफ चल रहा है, प्लीज अवॉइड टॉकिंग विथ सेम मैग्नीट्यूड। समझ गए? अब जरा इधर देखो, एक मेरा सवाल है, मेरे पास अगर टू अनलाइक चार्जेस हैं, क्या इसके बीच में नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास कभी ग्रेडियंट जीरो होगा पोटेंशियल का? नहीं होगा। ये भी आपको ख्याल रखना है। सही है। अब जरा इधर देखो, लिसन, मेरे पास V अगेंस्ट, टेढ़ी लाइन तो नहीं बनी है, V अगेंस्ट, इसको मैं कर लेता हूं डिस्टेंस। ठीक है, राइट साइड पे R कर लेते हैं इसको। सही है। इस पे लिख देता हूं सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सही है, सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली मेरे पास एक पॉइंट ये भी कर लेता हूं, सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। टेक्निकली स्फीयर्स है मेरे पास। सही है। अब इसका कर्व बनाना है हमें। अब इसके अंदर मेरे पास नल पॉइंट तो नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो लेकिन मुझे ये पता है कि इन दोनों सिचुएशंस के बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास V0 होगा, लाजमी वो होगा, लाजमी होगा, दो अनलाइक चार्जेस के बीच में। अब सिंस दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मैं एक क्रॉस मार्क कर रहा हूं। सही है। और इधर हमारे पास जो कर्व बनेगा, सबसे डिफिकल्ट कर्व यही वाला होगा। इसके अंदर जो हमारे पास कर्व बनेगा, पॉजिटिव जो चार्ज है उसका ऊपर स्टार्ट होगा, क्योंकि इट इज ऑलवेज द पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका कर्व सबसे डिफिकल्ट कर्व होगा। ये यहां से जाएगा और फिर यहां से यूं आएगा, ये कर्व इसका बनेगा। ये इसका कुछ कर्व इस तरीके से बनेगा। यू कैन क्लियरली सी दैट कि आई वॉज वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट कि मैंने इसका ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो नहीं किया। अगर ग्रेडियंट में ज़ीरो कर देता तो इट वुड हैव बीन अ मेजर डिजास्टर। सही है। इज दैट क्लियर? ये इसका कर्व बनेगा हमारे पास, पोटेंशियल का कर्व। ये जो है लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव के लिए और जो राइट साइड वाला है वो नेगेटिव के लिए। और अगर सरफेस के अंदर की कहानी भी है तो पोटेंशियल हमें पता है कि कांस्टेंट होता है, तो पोटेंशियल इसके अंदर भी कांस्टेंट होगा हमारे पास। सही है। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये समझ में आया नहीं आया? आई कैन अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट एक दफा दिमाग में रह गया तो इट ऑल मेक सेंस। इज दैट क्लियर? ये पोटेंशियल की ग्राफ, जी बेटे, ये पोटेंशियल की ग्राफ। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन गाइस, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हो गया। अब ये कह रहा है an isolated metal sphere A of radius 26 centimeter
is positively charged. Okay. Sphere A is shown in figure 6.1. Okay. Electrical breakdown occurs when the electric field strength at the surface of the sphere exceeds this value. ठीक है? Your target is to calculate the maximum charge that can be stored on the sphere. खुद ही करो ये वाला सवाल. Okay guys, so this is the working for this part. I have also converted 26 centimeters into meters. क्या आंसर आ रहा है Q का? 10 power minus 7. सही है? हो गया? फिर ये मुझे कहता है a second isolated metal sphere, अच्छा isolated है, शुक्र है, also with charge plus Q has a radius of 52 centimeters. Okay. Calculate the additional charge in terms of Q that may be stored on this sphere before electrical breakdown occurs. हमारे पास इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स, वो हमारे पास अभी भी गिवन है. आप एक काम करो, दोबारा से आप चार्ज निकाल लो और फिर इन टर्म्स ऑफ क्यू जवाब दे दो. दोबारा निकाल लेते हैं इधर. आसान सवाल है. हमारे पास है वंस अगेन 2.0 इंटू 10⁴. दिस इज इक्वल टू वंस अगेन के, मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूँ इसके अंदर, 8.99 into 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय, लेट द न्यू चार्ज Q बी, Q ही नाम लगता था, QN कर लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाय, इस बार हमारे पास कितना रेडियस है? 52 सेंटीमीटर. सो लेट दिस बी 52 जो है वो हो जाएगा 52 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर. दोबारा QN निकालो. QN is equal to 6.0 into 10⁻⁻7. अब आप एक काम करो, जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. पिछला वाला Q था वो ये था, इस बार वाला जो Q है वो ये है. ये कितने टाइम्स है उसका? निकाल लो यार. 6 डिवाइडेड बाय 1.5, 4 टाइम्स. अब जरा सुनो, ये खुद आ रहा है, मतलब ये जो है, जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये QN की वैल्यू आ रही है जो हमारे पास टोटल चार्ज आ रहा है. सही है? तो इसका मतलब है कि एडिशनल चार्ज कितना होगा वो भी तो आपको करना पड़ेगा. इफ दिस इज Q, ये हमारे पास आ रहा था Q और ये आ रहा था 4Q, ऐसा ही है. तो इसका मतलब है कि एडिशनल चार्ज कितना डाला? 3Q. एडिशनल चार्ज वुड बी 3Q. समझ गए? इज दैट क्लियर? नहीं आया समझ में भाई? ये वाला जो अभी आपने चार्ज निकाला था इन टर्म्स ऑफ Q, टोटल 4Q है. पिछला वाला चार्ज था Q और एडिशनल कितना आया? 4Q माइनस Q. समझ गए? ओके गाइस, आई नीड योर अटेंशन. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड कॉल इट अ डे. For any point outside a spherical conductor, the charge on the sphere may be considered to act as a point charge at its center. Okay. By reference to electric field lines, explain this. अब ज़रा एक चीज़ होती है कि भाई electric field lines are always perpendicular on the surface. दूसरा हमारे पास है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल इन नेचर होती हैं. रेडियल का मतलब है एंड दे ऑलवेज अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. सो लेट्स राइट दीज पॉइंट्स. नंबर 1,
सही है, हो गया, ये तो हो गया। अच्छा, फिर मेरे पास ये कह रहा है, अब आया सवाल असली। एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कर आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड spherical conductor has charge q as shown in figure 6.1. Okay, point P is a movable point that at any one time is a distance x from the center of the sphere. We can see that the variation with distance x of the electric potential at point P due to the charge on the sphere is shown in figure 6.2. Okay, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर्व बन गया यहाँ पर, सही है, और ये आइसोलेटेड है, सो जस्ट बी केयरफुल। इसका मतलब है कि हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ तो छोड़ दो, इनवर्स स्क्वायर लॉ तो नहीं आएगा, 1/r फॉलो हो रहा है, ठीक है। फिर ये कह रहा है यूज दिस फिगर टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी मुझे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इधर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, सही है। अब अगर आपको इधर निकालना होगा तो आपके पास चॉइसेस हैं। यू कैन आइदर अप्रोच दिस क्वेश्चन बाय फाइंडिंग द ग्रेडियंट। इसका ग्रेडियंट अगर आप निकालोगे तो वो फिर आपको जो होगा वो आपको बनानी पड़ेगी, क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बनानी पड़ेगी, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके उसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। यू कैन डू दैट, बट इज देयर अनदर वे वी कैन टैकल दिस। अब सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इटसेल्फ इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर होता है, यही होता है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ बचती है जिससे मैं निकाल लूँ। लेट्स सी, एक मैं काम ये भी कर सकता हूँ, अगर आप इसको गौर से देखो तो इसके अंदर मेरे पास एक चीज़ छुपी हुई नज़र आ रही है कि मैं एक और काम कर सकता हूँ कि इधर जो है पोटेंशियल के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। वो इस तरह भी कर सकता हूँ कि इसको ज़रा देखो, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, मुझे जो नज़र आ रहा है, आई एम ट्राइंग दिस आउट, सो KQ ओवर R लिख सकते हैं इसको। और मुझे पता है कि KQ ओवर R किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि E इज इक्वल टू V ओवर R भी हो सकता है, हो सकता है। हाउ अबाउट दिस, V तो निकाल सकते हैं हम लोग। Oh my God, दिस इज दी बेटर वे। तो अब एक काम करते हैं कि सबसे पहले 6 सेंटीमीटर मार्क पर हमें जो है सबसे पहले V की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इसके सेंटर में ही गिवन है। यानी ये वाली लाइन मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये लाइन इधर तक आई। अब कुछ मुझे बता दो, एक आइडिया बता दो, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए जी? ये वैल्यू कितनी आएगी जी? 5.4 होगी, श्योर? 5 तो ये होगी, हाँ 5.4, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 5.4। अब ये आ रही है, सॉरी 5.4 है ना। दोबारा एक दफा कंफर्म करो, ये वैल्यू आप रीड कर सकते हो कितनी आ रही है? 4 तो नहीं आएगी, 5 पॉइंट समथिंग आएगी। 5.4, ओके। तो 5.4 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगी इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻³ और इसके बाद जो हमारे पास इसका रेडियस है, सॉरी R रेडियस नहीं है, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो 6 है हमारे पास, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 6 इंटू 10⁻⁻² कर लेते हैं। इसको निकाल लो, ये आंसर E डायरेक्ट आ गया इसमें। कितना आ रहा है? 9 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड से न्यूटन पर कूलम। इज दैट क्लियर? आप ये भी कर सकते थे, ये वाला मैंने कर दिया, एक तरीका था जो मतलब मैथमेटिकल था। एक तरीका ये है कि आप इधर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके उसका ग्रेडियंट निकालो। समझ गए? यू कैन डू ईदर मेथड, जो आपके दिमाग में आ जाए। फिर ये कहता है, मुझे बोलता है द रेडियस R ऑफ द स्फीयर एक्सप्लेन योर आंसर। भाई इसका रेडियस तो हमें इधर ही नजर आ रहा है कि इसका रेडियस कितना आ रहा होगा। ये लाइन जा रही है, ये कितना आ रहा है यार?
2.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है रेडियस इज इक्वल टू 2.5। अब लेकिन हमें रीजन भी देनी है कि 2.5 सेंटीमीटर। रीजन क्या है कि इनसाइड द स्फेयर E is 0, सही है। So V must have 0 gradient, या VR must have 0 gradient. Is that clear? आप देख सकते हो कि हमारे पास यहां पे ग्रेडियंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, 0 होगी। समझ गए? तो वो हमारे पास V कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है अब्दुल्ला? क्लियर है? बस आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे।